हेलो स्टूडेंट्स, साइटोलॉजी के अंदर पिछले वीडियो में अपन ने कोशिका झिल्ली वाला टॉपिक लिया था, जिसमें अपन ने कोशिका झिल्ली कैसी होती है उसकी संरचना के बारे में अध्ययन किया था। खोज किसने की थी, किसने कोशिका झिल्ली, किसने प्लाज्मा झिल्ली नाम दिया था, उसके बारे में डिस्कशन किया था। कोशिका झिल्ली की संरचना में अपन ने विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने जो अपने अपने मॉडल प्रस्तुत किए थे, उन मॉडलों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें मुख्य रूप से 3 मॉडल के बारे में अपन ने चर्चा की थी, जिसमें से 2 का कंप्लीट अपन ने अध्ययन कर लिया था, एक अपना बाकी था। 3 मॉडल कौन कौन से थे? सैंडविच मॉडल था, दूसरा मॉडल जो था वो इकाई झिल्ली मॉडल था, तीसरा मॉडल जो था वो तरल मोज़ेक प्रारूप या तरल मोज़ेक मॉडल था। ठीक है, सैंडविच मॉडल और इकाई झिल्ली मॉडल जो है कोशिका झिल्ली का, वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में अपन कोशिका झिल्ली का जो तीसरा प्रारूप या मॉडल जो है, कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित तीसरा जो मॉडल है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप या मॉडल है वो मॉडल है अपना कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक प्रारूप। मेन टॉपिक अपना कोशिका झिल्ली चल रहा है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली की संरचना में जो तीसरा मॉडल जो है वो है तरल मोज़ेक या इसे अपन किमिर प्रारूप भी बोल सकते हैं। किमिर या तरल मोज़ेक मॉडल या प्रारूप, मॉडल बोल दो या प्रारूप बोल दो। अब देखो, पहली बात तो ये मॉडल जो है किसने दिया था, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। 1972 के अंदर ये मॉडल प्रस्तुत किया गया था। वैज्ञानिकों के नाम है, 2 वैज्ञानिक के नाम ध्यान में रखने आपको, सिंगर व निकोलसन। वैज्ञानिक सिंगर व निकोलसन ने सबसे पहले कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक प्रारूप प्रस्तुत किया था, जो सबसे ज्यादा सर्वमान्य और सबसे महत्वपूर्ण मॉडल है, जिसमें कोशिका झिल्ली की संरचना जैसी बताई गई वास्तव में कोशिका झिल्ली वैसी ही थी। ठीक है, तो इस मॉडल के अनुसार सिंगर व निकोलसन ने यह बताया कि कोशिका झिल्ली जो है उसकी संरचना तरल मोज़ेक। देखो, तरल मोज़ेक का मतलब क्या होता है? मोज़ेक शब्द का अर्थ क्या होता है? मोज़ेक शब्द का अर्थ होता है कि जैसे किसी तरल के अंदर कोई ठोस पदार्थ जब तैरता रहता है तो उस अवस्था को या उस कंडीशन को अपन मोज़ेक अवस्था कहते हैं। जैसे अपन बात करें, समुद्र है, समुद्र के अंदर पानी है, तरल है, उसके अंदर कोई बड़ी बर्फ की कोई चट्टान है, वो तैर रही है, तो वो मोज़ेक अवस्था कहलाती है। कटोरी के अंदर अपन ने कोई पानी ले लिया और उसके अंदर कोई ठोस पदार्थ अपन ने डाल दिया और वो ठोस पदार्थ उस पानी के अंदर तैर रहा है, तो उस तैरती हुई अवस्था यानी तरल में ठोस जब तैरता रहता है तो वो अवस्था कहलाती है मोज़ेक अवस्था। इसीलिए इस मॉडल का नाम तरल मोज़ेक प्रारूप कहा है। अब इसमें कोशिका झिल्ली में कौन सी तरल संरचना है और कौन सी ठोस संरचना है, तो ध्यान रखना। कोशिका झिल्ली में मैंने आपको कोशिका झिल्ली की रासायनिक संगठन में 2 प्रकार बताए थे कि रासायनिक संगठन में किन रसायनों से मिलकर बनी होती है। एक तो लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपिड की और प्रोटीन की बनी होती है, जिसमें लिपिड तो फॉस्फोलिपिड की फॉर्म में पाए जाते हैं और प्रोटीन जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, बाह्य प्रोटीन और आंतरिक प्रोटीन। तो यहाँ पर तरल जो भाग है ना, तरल की तो तुलना की है फॉस्फोलिपिड से, यानी फॉस्फोलिपिड तो तरल भाग है, और ठोस भाग जो है ना वो भाग है प्रोटीन। और प्रोटीन में भी कौन सी? आंतरिक प्रोटीन जो होती है वो ठोस अवस्थाओं में फॉस्फोलिपिड के बीच के अंदर धसी हुई पाई जाती है। तो वो सेम कंडीशन ठोस की भांति कर दी इसने, इसलिए फॉस्फोलिपिड की तरल संरचना में आंतरिक प्रोटीन जो होती है वो ठोस के रूप में जगह जगह पर पाई जाती है, इसलिए इस मॉडल का नाम दिया तरल मोज़ेक प्रारूप। तो इस प्रारूप के अनुसार कोशिका झिल्ली की संरचना किस प्रकार से बताई है कि प्रोटीन जो होती है 2 प्रकार की, एक तो बाह्य प्रोटीन और आंतरिक प्रोटीन। बाह्य प्रोटीन को परिधीय प्रोटीन भी कह सकते हैं और आंतरिक प्रोटीन को समाकलन प्रोटीन भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर किस प्रकार से कोशिका झिल्ली की संरचना बताई है कि प्रोटीन के अणु जगह जगह पर दिखाए हैं। इस प्रकार से मैं यहाँ पर चैनल प्रोटीन के रूप में प्रोटीन के अणु बना रहा हूँ। ठीक है, और ये फॉस्फोलिपिड के द्विस्तर बीच में पाए जाते हैं। एक स्तर ऊपर वाला ये स्तर हो गया है, नीचे वाला स्तर जो होता है वो कोशिका झिल्ली का इस प्रकार से, फॉस्फोलिपिड का 2 स्तर है, तो नीचे वाला स्तर में एक स्तर इस प्रकार से बना दिया। बीच में मैंने ये 2 जो बनाई है ये आंतरिक प्रोटीन बनाई है। आंतरिक प्रोटीन यहाँ पर भी पाई जाती है, इसके अलावा और जगह पर भी पाई जाती है। वो जैसे मैं इसको 3D मॉडल के रूप में बनाते हैं अपन, तो इसमें जैसे ये फॉस्फोलिपिड की तरल संरचना है तो उसको मैं और अधिक बनाऊँ,
3D रूप के अंदर, ऐसे ये फॉस्फोलिपिड ही हैं जो बाहर की तरफ और पाए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे फॉस्फोलिपिड तरल रूप में पाए जाते हैं बीच में। यहाँ पर इन बीच के अंदर, जैसे यहाँ पर मैंने एक प्रोटीन का अणु और बना दिया है, यहाँ पर बीच में प्रोटीन के अणु और बना दिए हैं, इनको मैं अलग से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये प्रोटीन के अणु हो गए हैं, ये भी प्रोटीन के अणु हो गए हैं, और कुछ प्रोटीन्स के अणु इन फॉस्फोलिपिड से बाहर की तरफ मैं अलग से बना रहा हूँ। ये ऐसे ये प्रोटीन है, ये सब प्रोटीन के अणु है। यहाँ पर भी प्रोटीन के अणु मैं अलग से और दिखा रहा हूँ, ये प्रोटीन के अणु है। तो देखो प्रोटीन को मैंने इसमें दो जगह पर दिखाया गया है। एक तो ये फॉस्फोलिपिड है पूरा का पूरा बीच वाला, इस फॉस्फोलिपिड के बीच में जैसे प्रोटीन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और कुछ प्रोटीन जो है वो फॉस्फोलिपिड से बाहर की तरफ यहाँ पर और यहाँ पर बाहर की तरफ भी दिखाई है। तो प्रोटीन दो जगहों पर स्थित है। फॉस्फोलिपिड स्तर जो है उसके बीच में धसी हुई भी है, और फॉस्फोलिपिड के स्तरों से बाहर की तरफ भी है। तो अब इस प्रोटीन के दो प्रकार दे दिए। जो फॉस्फोलिपिड स्तर के बिल्कुल बाहर है, यानी फॉस्फोलिपिड के दो स्तरों के बीच में धसी हुई नहीं है, ये प्रोटीन तो कहलाती है बाह्य या परिधीय प्रोटीन, ठीक है। और जो प्रोटीन फॉस्फोलिपिड स्तरों में बीच में धसी हुई है, ये आंतरिक या समाकलन प्रोटीन कहलाती है। तो प्रोटीन के दो प्रकार जो बताए थे वो दो प्रकार इसमें आपको समझ में आ रहे हैं कि आंतरिक या समाकलन प्रोटीन कौन सी है, जो फॉस्फोलिपिड स्तरों के बीच में धसी हुई है, और जो बाह्य प्रोटीन है वो फॉस्फोलिपिड स्तरों से बाहर की तरफ है। यहाँ पर जो बीच में बनाई है ये भी आंतरिक प्रोटीन ही है, मगर ये इस प्रकार की आंतरिक प्रोटीन कुछ विशेष प्रकार के काम करने के लिए यहाँ पर एक चैनल का काम करती है, यानी यहाँ पर चैनल बनाती है। मैंने आपको बताया था कि कोशिका झिल्ली का एक काम भी बताया था कि कोशिका झिल्ली विभिन्न पदार्थों के आदान प्रदान करने में सहायक होती है। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के रूप में पाई जाती है कि कोशिका के अंदर कौन से पदार्थ अंदर आएंगे, कौन से पदार्थ बाहर जाएंगे, इसके लिए एक चैनल यानी एक मार्ग जो होती है वो प्रदान करती है। ये चैनल या मार्ग जो होता है, इससे कोशिका झिल्ली के फॉस्फोलिपिड स्तर में बीच के अंदर कुछ प्रोटीन्स के अणु पाए जाते हैं जो चैनल का काम करते हैं कि जब कोई ये अणु है, कोई ये कोशिका के अंदर आना है, तो ये जो होती है ये चैनल जो होते हैं खुल जाते हैं, ये अणु जो होता है अंदर आ जाता है। और जब अणु को कोई अंदर नहीं रहना है तो ये चैनल जो होते हैं इस प्रकार से दोनों बंद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से चैनल या गेट के रूप में भी काम करती है कुछ प्रोटीन्स के अणु। तो ये प्रोटीन्स है आंतरिक प्रोटीन ही, क्योंकि फॉस्फोलिपिड स्तरों के बीच में है, मगर ये चैनल प्रोटीन के रूप में काम करती है, चैनल प्रोटीन, ठीक है। और ये फॉस्फोलिपिड स्तरीय हो गया, फॉस्फोलिपिड का द्विस्तर, फॉस्फोलिपिड द्विस्तर, फॉस्फोलिपिड का द्विस्तर बीच में आ गया। और प्रोटीन जो होती है, कुछ प्रोटीन जो है, देखो पिछले वाले दो मॉडल में तो प्रोटीन केवल कहां पर बताई थी, फॉस्फोलिपिड स्तरों से बाहर की तरफ बताई थी, इन फॉस्फोलिपिड स्तरों के बीच में धसी हुई अवस्था में नहीं बताई थी। इस मॉडल में थोड़ा अंतर यही तो है, इस मॉडल में ये बताया कि प्रोटीन बाहर ही नहीं, प्रोटीन के कुछ अणु फॉस्फोलिपिड स्तरों के बीच में धसे हुए भी हैं, इसलिए इसी का नाम तरल मोज़ेक नाम दिया। आप देख सकते हो, आप ये तरल भाग है पूरा, इस तरल भाग के अंदर बीच में ये ठोस प्रोटीन जो है धसी हुई है, इसलिए प्रोटीन के दो प्रकार कर दिए, एक तो आंतरिक प्रोटीन और एक बाह्य प्रोटीन। बात समझ में आ गई। ये मॉडल है तरल मोज़ेक प्रारूप कोशिका झिल्ली का। कोशिका झिल्ली की मोटाई इन्होंने भी वही 75 या 80 एंगस्ट्रॉन के लगभग बताई है, जिसमें प्रोटीन की मोटाई जो है वही 25 से 30 और 20 से 25 और ये 30 से 35 तक की फॉस्फोलिपिड स्तर बना है। मोटाई में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ प्रोटीन का अरेंजमेंट जो होता है वो बीच के अंदर भी होता है, व्यवस्थित प्रोटीन यहाँ पर भी होती है, इसलिए इस मॉडल का नाम तरल मोज़ेक प्रारूप दे दिया। क्लियर। ये अपनी कोशिका झिल्ली की संरचना वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें अपन ने 3 मॉडल किए हैं। कौन कौन से? सैंडविच मॉडल जो किसने दिया था, डेनियली और डेविसन ने दिया था। दूसरा मॉडल किया था अपन इकाई झिल्ली मॉडल जो रॉबर्टसन ने दिया था, और तीसरा मॉडल आज किया है तरल मोज़ेक मॉडल जो किसने दिया है, सिंगर और निकोलसन ने दिए हैं। अब अपन बात करते हैं कोशिका झिल्ली के कार्य। कोशिका झिल्ली के कार्य यानी कोशिका झिल्ली वाला टॉपिक पूरा ही कर देते हैं यहाँ पर। कोशिका झिल्ली के कार्य, तो देखो कार्य क्या क्या हो सकते हैं, बिल्कुल इजी है, आप सभी बता सकते हो। जैसे कोशिका भित्ति के कार्य किए वैसे कोशिका झिल्ली के भी कार्य होते हैं। पहला कार्य है कोशिका झिल्ली कोशिका को एक विशिष्ट आकार प्रदान करती है। भाई कोशिका भित्ति आधा आकार प्रदान तो पादप कोशिकाओं में करती है, मगर जिनमें जैसे जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति है ही नहीं, तो सबसे बाहर कौन सी है, कोशिका झिल्ली है। तो कोशिकाओं को विशिष्ट आकार प्रदान करना। दूसरा, कोशिकांगों और उसके जीव द्रव्य की सुरक्षा करना। अंदर जो सभी कोशिकांग पाए जाते हैं उनकी सुरक्षात्मक आवरण के रूप में पाई जाती है। इसके अलावा
कोशिका झिल्ली जो होती है वो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के रूप में काम करती है। बताया था मैंने आपको, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली यानी विभिन्न पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है कि कोशिका के अंदर, जैसे ये कोशिका है, ये चारों तरफ कोशिका झिल्ली है, अब अंदर कौन से पदार्थ आएंगे, बाहर कौन से पदार्थ जाएंगे, कोशिका झिल्ली को पार करके, इस काम का नियंत्रण जो होती है वो कोशिका झिल्ली करती है, इसलिए चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी है। ठीक है, इसके आधार पर ये परिवहन जो होता है, आना जाना परिवहन हो गया। ये परिवहन दो प्रकार के होते हैं, सक्रिय परिवहन और निष्क्रिय परिवहन। जब कोई पदार्थ सक्रिय परिवहन की क्रिया के द्वारा अंदर आता है तो उसमें क्या होता है, सांद्रता प्रवणता के विपरीत चलना पड़ता है। सांद्रता प्रवणता के विपरीत का मतलब कि बाहर जिन अणुओं को अंदर आना है उनकी सांद्रता बाहर कम है, अंदर सांद्रता ज्यादा है, तो कम से अधिक की ओर आते हैं तो सांद्रता प्रवणता के विपरीत जाना होता है। और जब अधिक से कम की ओर आते हैं, यानी बाहर अणु ज्यादा है अंदर अणु कम है, तो प्रेशर अंदर की ओर लगेगा, तो वो होता है सांद्रता प्रवणता के अनुसार चलना। तो सक्रिय परिवहन जो होता है उसमें सांद्रता प्रवणता के विपरीत गमन होता है, यानी विभिन्न पदार्थों के अणु अपनी कम सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आते हैं, तो इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और निष्क्रिय अभिगमन या निष्क्रिय परिवहन जो होता है उसके अंदर सांद्रता प्रवणता के अनुसार चलना होता है, यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणु आते हैं, इसलिए इसमें कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये सक्रिय और निष्क्रिय परिवहन तो अपन आगे टॉपिकों में डिटेल से और करेंगे। यहाँ पर तो कोशिका झिल्ली के कार्य में छोटा सा नोट्स में मैंने आपको भेजा है, इसलिए बताया है। यानी मेन कोशिका झिल्ली का कार्य चयनात्मक पारगम्य की झिल्ली के रूप में करके पाई जाती है, जो विभिन्न पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। ये इतना सा सफिशिएंट होता है। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं कि कोशिका जो होती है वो विभिन्न प्रकार के, जैसे बहुत सारी कोशिकाएं आपस में आसंजित होती है। आसंजित का मतलब आपस में जुड़ी रहती है। तो कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं आपस में जब आसंजित रहती है, आसंजित यानी जुड़ी रहती है, तब भी कोशिका झिल्ली काम करती है। क्योंकि बहुत सारी कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली तो आपस के अंदर जुड़ी रहती है, ये भी एक कार्य होता है। और फिर अपन बात करते हैं कि कोशिका झिल्ली जो होती है फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस क्रिया का भी नियंत्रित करती है। फेगोसाइटोसिस क्रिया होती है बक्षकाणु क्रिया, और पिनोसाइटोसिस क्रिया होती है कोशिका पायन क्रिया। यानी कोशिका के अंदर जब कोई ठोस पदार्थ के अणु अंदर आते हैं, कोशिका के अंदर जब ठोस पदार्थ के अणु आते हैं तब तो उसे बोलते हैं फेगोसाइटोसिस, और जब कोशिका के अंदर कोई तरल पदार्थ के अणु अंदर आते हैं तब इसे बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। तो पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस, इस क्रिया का नियंत्रण भी कोशिका झिल्ली के द्वारा किया जाता है। ये कोशिका झिल्ली के कार्य हो गए, और इस प्रकार से अपना कोशिका झिल्ली वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में फिर मिलते हैं। थैंक यू।